हाय गाइस व्हाट्स अप। एंड आज मैं आप लोगों से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं। देखो, पढ़ाई तो हम लोग अपनी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, ना केवल केमिस्ट्री बल्कि इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आप किसी भी एग्जाम को जब देने वाले होंगे, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो गाइस आप लोगों का नॉलेज एक अच्छा रोल प्ले करता है आपको मार्क्स दिलवाने में। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पेपर का प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने वो कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भले ही एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन अगर उसका प्रेजेंटेशन खराब है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के माइंड में एक इमेज बन जाएगी उसकी कॉपी के फर्स्ट पेज को देखते ही कि शायद यह बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। देखो, आज हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं थोड़ा टिप टॉप बन के आने की, ताकि एक ऐसा स्टूडेंट जो शायद पहली बार मुझे देख रहा है वो थोड़ा सा मेरे अपीयरेंस से इंप्रेस हो जाए। भाई, कंटेंट तो मैं बहुत अच्छा दे रहा हूं, लेकिन क्या है कि आप भी ये बात मानते हो कि आज यूट्यूब पर जितनी भी सुंदर कन्याएं वीडियोस बना रही हैं, हम उनके वीडियोस ज्यादा देखते हैं बजाय सुंदर बालकों के। मी क्राइंग इन कॉर्नर। समझ रहे हो? मतलब अपीयरेंस का, लुक का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी साइकोलॉजी पर। यही साइकोलॉजी का गेम हमें एग्जामिनर के साथ खेलना है। जब एग्जामिनर हमारी कॉपी उठाएगा तो वो हमें जानता नहीं है, लेकिन हमारी लिखने के तरीके से हमारी कॉपी अगर नीट एंड टाइडी होगी तो वो सोचेगा कि यार ये बच्चा बड़ा ही सुलझा हुआ है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा ही माइंड से इसके अंदर एक बढ़िया सी क्लैरिटी है, इसे कंसेप्ट का और सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है। वो केवल आपकी कॉपी देखकर ही एक दिमाग में तुम्हारे लिए आइडिया बना लेगा। अब जब उसके माइंड में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया है, अगर तुम छोटी मोटी मिस्टेक्स भी करोगे तो वो उसको ओवरलुक कर देगा। अगर तुम कोई केमिकल रिएक्शन में कहीं पर कोई रिएक्टेंट मिस कर दोगे तो भी वो पूरे मार्क्स दे देगा। कहीं डेरिवेशन में कोई स्टेप भूल गए तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश में कोई इंपॉर्टेंट जगह पर हल्का सा ग्रामेटिकल एरर हो गया तो भी कहीं ना कहीं तुम्हें सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 60 मार्क्स लेकर आ रहे हो तो वो जो 3 4 5 नंबर का जो खेल है वो तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन भी कर सकता है। वहीं अगर तुम लोग 35 40 पर अटके हुए हो तो तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन तुमको 35 से 45 पर ला सकता है, 45 से 55 पर ला सकता है। आपको 5 से 10 नंबर तो बिना कुछ करे ही मिल जाएंगे एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलकर। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिन्हें आपको ठीक से बच्चों फॉलो करना है। पहली चीज, सबसे पहले पेपर शुरू करते वक्त, जैसे केमिस्ट्री में सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, आप कौन सा सेक्शन कर रहे हो, सबसे पहले आप उस सेक्शन को लिखेंगे। सेक्शन ए, आपने पेपर लिया, आपने पेपर कॉपी में सबसे ऊपर लिखा सेक्शन ए, सेक्शन ए को बढ़िया तरीके से अंडरलाइन करा। फिर सेक्शन ए लिखने के बाद, जैसे आपने सेक्शन ए लिखा उसको अंडरलाइन करा, फिर उस सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, या क्वेश्चन नंबर 1 ना लिखते हुए आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, देन आप उसका आंसर लिखेंगे, देन आंसर नंबर 2, देन आप उसका आंसर लिखेंगे, इस तरीके से। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको 16 आंसर्स में से 14th वाला आंसर नहीं आया, तो क्या मैं आंसर नंबर 13 लिखने के बाद आंसर नंबर 15 सीधे लिख दूंगा? नहीं। हमें पता है कि सेक्शन ए के अंदर 1 वर्ड ए बी सी डी ऐसा मार्क करना होगा, मतलब हमें पता है कि हमें कितनी स्पेस छोड़नी है। आप आंसर नंबर 14 लिखेंगे, उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे जाकर आंसर नंबर 15 लिखेंगे। मतलब हम उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो आंसर्स हमें नहीं आ रहे उनकी स्पेस वहीं छोड़ेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सेक्शन ए कर लिया, सेक्शन बी कर लिया, सी डी कर लिया, अब आखिरी में आखिरी के आधे घंटे सोचते बैठ रहे हैं कि यार आंसर नंबर 14 में काम करता हूं, कुछ नहीं आ रहा तो ऐसा लिख दूंगा, तो सेक्शन ए फिर आंसर नंबर 14 और वो लिखा। नहीं, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो बेचारा पेपर पलटाएगा, सेक्शन ए पर जाएगा। नहीं, हमें एग्जामिनर को
बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट करना है। एग्जामिनर को हमें पकाना नहीं है कि वो बेचारा पहले पेपर चेंज कर ले, फिर बोले कि अरे इसमें फिर सेक्शन ए का लिखा है, फिर पेपर पलटे, फिर सेक्शन ए का 14 क्वेश्चन देके फिर तुम्हारा चेक करे। पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। वैसी कॉपियां गर्मी में चेक होती है, समझ में आ रही है बात आपको? तो आपको वहीं पर उसका आंसर छोड़ देना है। देन लीव द पेज वन सेक्शन इज ओवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेज लिया, आप इस पेज पर लिख रहे हो और पेज के ऊपर वाले हिस्से में आपने आंसर नंबर 16 लिखा और आपका ये सेक्शन यहां पर ओवर हो गया। तो ये बचा हुआ जो पेज है, इस बचे हुए पेज को हमें खाली छोड़ देना है। हमें इस पेज पर कुछ नहीं लिखना है। हम एक फ्रेश पेज पर जाएंगे, एकदम फ्रेश पेज पर जाएंगे और फ्रेश पेज पर सेक्शन नंबर फॉर एग्जाम्पल बी वो वहां से स्टार्ट करेंगे। आ रही है बात समझ में? देन हर क्वेश्चन को, हर आंसर को लिखने के बाद आप उसके अंदर एक अंडरलाइन करेंगे ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि आंसर नंबर 21 है या आंसर नंबर 22 है। प्रॉपर तरीके से लाइन बनाएंगे, ठीक है? देन जब आप पेपर शुरू करें तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे आपको एग्जामिनर वहां पर कॉपी पकड़ाएगा तो शायद मोस्टली कॉपीज में तो दोनों तरफ मार्जिन होता है, बट अगर मार्जिन नहीं है, जनरली ये लेफ्ट साइड वाला मार्जिन तो होता है, राइट साइड वाला मार्जिन अगर नहीं है तो यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन, ड्रॉ द मार्जिन। और इन दोनों मार्जिन के बिल्कुल बीच में प्रॉपर तरीके से लिखो। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो मार्जिन ड्रॉ करोगे ये पेंसिल से ड्रॉ करना। तो हमेशा अपने साथ में बोर्ड एग्जाम में एक पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और एक स्केल जरूर लेकर जाना। ये 4 चीजें आपके साथ होनी चाहिए विद पेन, ठीक है? ऐसा नहीं कि टटुंडो की तरह 2 पेन लेकर पहुंच गए, नहीं, ये चीजें लेकर जाना। देन गाइस क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस पेज पर, आपने एक पेज पर आंसर लिखा, यहां पर आपने लिखा आंसर नंबर 21 और आपने आंसर लिखा और आपका आंसर यहां पर खत्म हो गया। तो अब इस लाइन के जस्ट नीचे यहां से आंसर नंबर 22 शुरू मत करो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो और फिर यहां से आंसर नंबर 22 स्टार्ट करो। यानी आपको हर आंसर के बीच में 2 से 3 लाइन छोड़नी है। अब यहां पर एक बड़ी बात समझना, सेक्शन ए तक तो ठीक है, सेक्शन बी तक भी ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी के जनरली आंसर 1-1.5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन के होते हैं। तो आप एक पेज पे 2 या 3 आंसर लिख सकते हो। लेकिन जब हम सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई की तरफ जाते हैं तो कई बार एक पूरा पेज कंज्यूम हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इस पेज के अंदर आंसर लिखा, आंसर लिखा आपने और आपका आंसर यहां पर आकर खत्म हुआ। अब इतना सा पेज पड़ा है, तो क्या इतने से पेज में यहां पर आप गुचुड़ मुचुड़ करके आंसर लिखोगे? नहीं, आप यहां पर आंसर नहीं लिखेंगे। अब आप इस पूरे पेज को छोड़ देंगे। अब आप फ्रेश पेज पर जाकर, एक नए पेज पर जाकर आंसर लिखेंगे। तो जब कभी भी आप बड़े आंसर लिखो और बड़े आंसर में आपका एक पेज हाफ या हाफ से थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाए, देन उस पेज को छोड़ दो, वहां पर लाइन ड्रॉ करो, पेज छोड़ दो, नए पेज से नया आंसर शुरू करो। बिल्कुल नीट, क्लीन, साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो मेरे से कोई स्टेटमेंट में गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे गुचुड़ मुचुड़ करके काट देते हैं। ये एग्जामिनर को सबसे गंदा लगता है। तो इसके लिए क्या करें सर, इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करें? इसके लिए बस क्या करो, बस एक पतली सी लाइन से काट दो। इससे क्या होगा, आप कट भी कर दोगे और एग्जामिनर जब पेज पलटेगा तो जो सबसे गंदी चीज होती है उसकी नजर उसी पे पड़ती है। अब जब आपने गुचुड़ मुचुड़ करके काट दिया है तो सबसे पहले उस पर नजर पड़ेगी, बोलेगा यार इसको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तभी तो काटा पीटी कर रहा है। नहीं, एक हल्की सी लाइन से उसको काट दो। कट कर दिया, एग्जामिनर को गलत भी नहीं लगा, उसने देखा कि इसने कट किया है, क्यों कट किया है, अच्छा देखता हूं, एक लुक देगा उस चीज को, आपका इमेज खराब नहीं होगा। तो इसीलिए ज्यादा गुचुड़ मुचुड़ नहीं करना है। देन नेक्स्ट गाइस, बहुत सारे बच्चों को अब आपसा लग रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पर सर हमारी हैंडराइटिंग तो बहुत बुरी है। तो हैंडराइटिंग बुरी होना एक अलग चीज है और कॉपी को साफ सुथरा रखना एक अलग चीज है। यहां पर देखो मैंने कैसा लिखा है, कीप स्पेस बिटवीन वर्ड्स टू कीप कॉपी क्लीन। कितना क्लीन स्टेटमेंट दिख रहा है, कितना साफ सुथरा दिख रहा है। हर कोई इस चीज को पढ़ पा रहा है। आपको कॉपी को सुंदर बनाना है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी।
आप उसे रीड कर पा रहे हो या नहीं। हमें कोई सुंदर हैंडराइटिंग में या कैलीग्राफी नहीं करना है, वहां पर सुंदर दिखाना है, साफ सुथरा दिखाना है। आ रही है बात समझ में? आपके घर पे कोई सामान अगर बिखरा पड़ा हुआ है तो कितना गंदा दिखता है। वहीं अगर आप किसी के घर जाते हो तो सोफा, टेबल, आर्टिफैक्ट्स, फैन, कम सामान है लेकिन जमा हुआ है तो कितना सुंदर लगता है उसका घर। बस वही चीज यहां पर है। ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखो लेकिन दूर दूर लिखो। वर्ड्स के बीच में, अल्फाबेट्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रखो, साफ सुथरा रखो। एंड गाइस, लास्ट पॉइंट, कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, हमेशा पॉइंट वाइज आंसर लिखो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक पॉइंट देखेगा, समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, आगे के 3-4 पॉइंट में उसको पता चल जाएगा कि इसको सब आता है। तो हमेशा आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए, पॉइंट वाइज होने चाहिए। गाइस, इतने टेक्निक अगर आपने इस्तेमाल कर लिया आपके एग्जाम में तो मेरी गारंटी है आपको +5 से +10 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के साथ आपने खेल लिया है। तो गाइस, ये पेपर टिप्स जरूर फॉलो करना। हम लोगों के और इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के वीडियोस आने वाले हैं। एंड डोंट वरी, सिर्फ केमिस्ट्री के ही नहीं, बाकी के एग्जाम्स में भी मैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करूंगा। उसके बाद हम लोग CUET के लिए जाएंगे, नीट के लिए जाएंगे। चैनल पर बने रहना है। आगे CUET की तैयारी करनी है, उसके आगे नीट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिलता हूं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग।